हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फॉर सीजीपीएससी। ये जो वीडियो है लास्ट वीडियो होने वाला है ज्योग्राफी के लिए। हमने पूरा का पूरा भारत का ज्योग्राफी को डिटेल में खत्म कर लेंगे इस वीडियो के बाद। और आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने खत्म किया है। इसके जरिए आप 90% ऑफ द मेंस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्रीलिम्स में कुछ और पोर्शंस होते हैं जो हम जब प्रीलिम स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे। बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज जो प्रीलिम्स की है वो भी यहां से कवर हो जाएंगी। कुछ फैक्चुअल चीजें जो सीजीपीएससी में पूछी जाती हैं वो आपको यहां पर करना पड़ेगा, और ज्यादा जब हम आगे करेंगे तो उसको भी हम कवर करेंगे। अभी हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है ट्राइब्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो थोड़ी सी हम लोगों ने बात करी थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताया था कि अनुसूचित जनजाति मतलब कि क्या होता है। जनजाति मतलब कि वो लोग जो ओरिजिनली भारत में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे, और जैसे कि हमने पिछले रेस वाले वीडियो में देखा तो बहुत सारे लोग जो हैं, अलग अलग लोग आए और उनको कहां करे, रिमोट एरियाज में ढकेलते गए। जो रिमोट एरियाज कौन कौन से थे? मेनली पठारी क्षेत्र थे, पर्वतीय क्षेत्र थे, इसके बाद जंगल वाले क्षेत्र थे। ऐसे क्षेत्र जहां पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे, आर्यन से बचने के लिए ऐसे रिमोट इलाकों में ये जाकर छुपने लग गए। ठीक है, तो इसी वजह से ये जंगल के क्षेत्रों में मेजरली रहते हैं, ये हमने बात किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ये जो है ये ओरिजिनल इस देश के रहने वाले लोग थे, सबसे पहले इन्हीं लोग रहते थे। ठीक है, अब यदि हम बात करें शेड्यूल्ड या अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया गया है, तो आपको जान के ये बड़ा ही शौक लगेगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब को भारत के संविधान में या किसी भी एक्ट में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्या डिफाइन है, किसे डिफाइन करना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब, ये कहीं भी नहीं कहा गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम तो सुनते आए हैं अबुझमारिया ट्राइब, गोंद ट्राइब, भील ट्राइब, ये सारे ट्राइब्स हैं, तो ये कैसे पता चलता है? तो भारत का जो संविधान है उसमें आर्टिकल 366 है, उसमें कहा गया है जो भी कम्युनिटी को आर्टिकल 342 में जनजाति के रूप में मेंशन किया जाएगा उसे हम अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में कहेंगे। सिंपल। अब प्रश्न ये उठता है आर्टिकल 342 में किसे घोषित किया गया है या किसे डिक्लेयर किया गया है? तो आर्टिकल 342 में क्या कहा गया है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं कैसे कहा गया है। आर्टिकल 342 में एक लिस्ट बनाई गई है कौन कौन सी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बार जो लिस्ट बनाई गई वो किसने बनाया? वो भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ने अनुसूचित जनजाति की लिस्ट डिक्लेयर की। जब पहली बार बात कर रहे हैं हम 1950 में। ठीक है, उसके बाद बहुत एडिशन एडिशन हो गए, बहुत सारी न्यू कम्युनिटीज को एसटी के रूप में ऐड किया गया। ठीक है, कई सारी जनजातियों को ऐड किया गया इस लिस्ट में। तो इसके बाद जो भी एडिशन हुए हैं वो कौन करा है? वो करा है पार्लियामेंट यानी कि संविधान। संविधान कैसे करता है? जैसे किसी भी कानून को लागू करता है तो संविधान से पास कराना पड़ता है, वैसे ही अभी कोई भी नई जनजाति को ऐड कराना होगा 342 में तो संविधान पास करेगा और उस जनजाति को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? ये है सिंपल सा तरीका, यानी कि कौन सी जाति को शेड्यूल्ड ट्राइब में डिफाइन किया गया है अभी तक ये संविधान में मेंशन नहीं है। सिंपल है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो पहले कुछ बेसिक चीज बात करते हैं जनजातियों के बारे में। यदि हम 2011 जनगणना के हिसाब से देखें तो करीब करीब इनकी जो पॉपुलेशन है 8.6% है टोटल पॉपुलेशन या जनसंख्या के मुताबिक। अब यदि 121 करोड़ का हम 8.6% लें तो करीब करीब ये 10 करोड़ के आसपास आता है। यानी कि जो भारत में जनजातियों की संख्या है वो भी कोई छोटे यूरोपीय देश से भी इनकी ज्यादा जनसंख्या है। इसलिए
हमें इन जनजातियों के बारे में पढ़ना महत्वपूर्ण है, नंबर 1, और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत सरकार की नीति के अंतर्गत। ठीक है, अब यदि हम देखें तो हम लोगों ने पढ़ा है 2011 जनगणना के हिसाब से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 17.69% से बढ़ रही है ओवरऑल जनसंख्या की। इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है जनसंख्या की, लेकिन यदि हम जनजातियों की दशकी वृद्धि देखें तो वो है 23%। क्या आपको ये सरप्राइज हो रहा है कि जनजातियों की जो पॉपुलेशन रेट है ज्यादा बढ़ रही है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी बर्थ रेट यानी कि जन्म दर कम कब होता है? जब डेथ रेट पहले कम होता है। तो जब मृत्यु दर पहले कम होता है उसके बहुत सालों बाद 5 से 7 दशक बाद क्या होता है? बर्थ रेट कम होने लगता है। याद कीजिए हम लोगों ने ये ग्राफ कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बर्थ रेट और डेथ रेट क्या रहता है? दोनों ज्यादा रहता है। ये कौन सा है? ये है मृत्यु दर, डेथ रेट, और ये है बर्थ रेट। ये ग्राफ बहुत बार कर चुके हैं, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस ग्राफ में क्या कम हो रहा है? मृत्यु दर कम हो रहा है। इसके कुछ सालों बाद, कुछ दशकों बाद जो बर्थ रेट है कम होता है। तो क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी में, जनजातियों के समाज में क्या है, क्या अभी भी हेल्थ सर्विसेज वहां पर कमजोर है? यदि हम देखें जनजातियों में क्या अभी भी हेल्थ की प्रॉब्लम है? क्या उनमें अनीमिया यानी कि खून की कमी, क्या उनमें बहुत सारी अदर बीमारी होती है, पौष्टिक गुणों की कमी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? इसके अलावा इनमें बहुत सारी बीमारियां कॉमन हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये सारी बीमारियों की वजह से इनका जो मृत्यु दर है अभी भी ज्यादा है। तो इनका मृत्यु दर जब कम होगा उसी के बाद इनका जो जन्म दर है कम होगा। इसी वजह से आप देखोगे अभी इनका जो बर्थ रेट है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द हमारी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उससे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये पिछड़े लोग हैं तो इनका जो लिंगानुपात रेशियो है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी से कम होना चाहिए 940, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि आप किसी भी जनजातीय समाज देखेंगे तो वहां पर महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता है, जो समानता वाली बात है वो करी जाती है। इस वजह से किसी भी ट्राइबल सोसाइटी में आप जाओगे तो आप देखोगे वहां पर महिलाओं का समाज में दर्जा जो है बहुत ऊंचा रहता है। मैं आपको मिजोरम की स्टोरी बताता हूं। मैं मिजोरम में काफी समय रहा हुआ हूं। मिजोरम में यदि आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे वो एजोल उनका कैपिटल सिटी हो या उसके बाहर भी, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी बिजनेस हैं, मैक्सिमम बिजनेस जो हैं वो किसके द्वारा ओन किए गए हैं? विमेन के। सारे के सारे, इवन जो छोटे रिटेल शॉप्स होते हैं, जैसे अपने यहां कॉमन कौन बैठता है? नॉर्मली पुरुष बैठते हैं, लेकिन वहां पर आप देखोगे सारे के सारे स्टोर कौन रन करता है? वो रन करते हैं फीमेल लोग ही। ठीक है, बिजनेस मैक्सिमम चीज जो है वो फीमेल के नाम है, जो प्रॉपर्टी है मैक्सिमम फीमेल के नाम पर है। ये क्यों है? क्योंकि मिजोरम एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, क्योंकि वहां पर मीजो ट्राइब्स ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो लिंग अनुपात रेशियो इनका क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पिछड़े किस टर्म्स में है? लिटरेसी रेट में, यानी कि इनकी साक्षरता दर आप देखोगे तो बहुत कम है। कुल मिला के यदि आप देखोगे तो 15% जो हमारे कॉमन पूरा इंडिया का एवरेज है उससे कम है। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं, एक चीज हम बात कर रहे हैं कि जो एसटी की पॉपुलेशन जो दर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एसटी के पॉपुलेशन बढ़ने के दो मेजर कारण हैं। नंबर 1 यदि हम कारण देखें तो मैंने आपको क्या बताया, जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, यानी कि जनसंख्या की जो वृद्धि का जो नेचुरल दर है वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो बर्थ रेट है वो मृत्यु दर से ज्यादा है।
ठीक है, जन्म दर अभी बहुत ज्यादा है, इस वजह से आबादी बढ़ रही है, नंबर 1। दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी जो पहले जनजाति में नहीं थे, एसटी में नहीं थे, उन्हें क्या किया गया है, धीरे धीरे ऐड किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 342 के अंदर क्या है, यदि कोई जनजाति को ऐड करना है 342 के लिस्ट में, तो जो पार्लियामेंट है उसे पास करना पड़ेगा, संसद को पास करना पड़ेगा, और नए लोग एसटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा यदि आप देखोगे छत्तीसगढ़ में, यदि 2023 में देखोगे तो 12 ऐसे कम्युनिटी है जिन्हें शेड्यूल ट्राइब के रूप में ऐड किया गया। यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी ऐड नहीं हो रहा, ये लिस्ट हर साल, हर 2 साल में आप देखोगे बढ़ते जा रही है। ठीक है, पिछले साल 2023 में आप देखोगे 88 कुछ कम्युनिटीज थी जिन्हें ऐड किया गया था। जैसे कि यदि आप छत्तीसगढ़ की बहुत कॉमन कम्युनिटी देखोगे तो बिंजिया कम्युनिटी को ऐड किया गया, किसान, धानुवर, ये मेन कम्युनिटी है जिनको शेड्यूल ट्राइब के रूप में ऐड किया गया। तो 2 कारणों से शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है बढ़ रही है। बात समझ में आई? अगली हम बात करते हैं कि तो शेड्यूल ट्राइब की कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये हमने देखा संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमिटी, एक समिति बनाई गई थी 1965 में जिसका नाम था लोकर कमिटी। लोकर समिति ने कुछ बेसिक आइडिया दिया था कि यदि ये विशेषताएं किसी भी कम्युनिटी में हैं तो उसे आप शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि इनके क्या होने चाहिए, कुछ प्रारंभिक लक्षण होने चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव ट्रेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे इन्हें खेती करना नहीं आता है, या खेती करते हैं तो बहुत ही किस ढंग से करते हैं, प्रिमिटिव स्टाइल से, जैसे पहले किया जाता था, कोई मॉडर्न टूल्स नहीं यूज करते हैं उस तरीके से। मुख्यतः हंटिंग या गैदरिंग, यानी कि मार के, एनिमल को मार कर अभी भी अपना खाना प्राप्त करते हैं, फिशिंग करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कोई बड़े बड़े बंगलों में नहीं रहते हैं, अभी भी नोमैडिक लाइफ जीते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं, कोई पक्का घर नहीं है, एक स्थायी स्थान नहीं है। ऐसे ट्रेट्स को बोलते हैं प्रिमिटिव ट्रेट्स। ऐसे प्रिमिटिव ट्रेट्स को शो करे, या फिर इनका जो कल्चर है वो बहुत अलग है हमारे कल्चर से। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हिंदू में क्या होता है, हम अलग भगवान को वर्शिप करते हैं, इनका जो भगवान होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, नेचर के साथ रहते हैं। तो मेजरली नेचुरल गॉड्स, पानी हो गया, ठीक है, जल मतलब पानी हो गया, वायु हो गया, थंडरिंग हो गई, क्लाउड्स हो गए, उनके अलग अलग भगवान होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमारा जो समाज है उससे ये कांटेक्ट बनाने में थोड़ा सा हिचकते हैं, अपने में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, पिछड़ापंथी, एजुकेशन के लेवल में, स्वास्थ्य के लेवल पर ये पिछड़े हुए हैं। इसके बाद अभी भी ये क्या रहते हैं, कुछ ज्योग्राफिकल पॉकेट्स में रहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, और वो क्षेत्र जो आमतौर पर है हमारे क्षेत्रों से अलग है, पॉपुलेशन में अलग है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पारंपरिक तौर पर कहां पर रहने लग गए, फॉरेस्ट पर रहने लग गए, देखा था हम लोगों ने। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। क्या यही कम्युनिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स है? नहीं, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। और बहुत बार आप देखोगे राजनीतिक कारकों के कारण भी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये बस गाइडलाइंस हैं जो आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगी, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातियों का वितरण कैसा है। तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, कितने प्रतिशत है, 8.6% है। अब यदि आप देखोगे तो मुख्यतः 2 जगह सबसे ज्यादा जनजातियां मिलती हैं, वो है एक जो है मध्य भारत। ठीक है, ये जो है आप देखोगे इसका जो क्रीम रीजन है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके आसपास, उसका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का विस्तार है, यानी कि मुख्य क्षेत्र है झारखंड, उसके बाद उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी कुछ विस्तार है, इसके बाद आप देखोगे उड़ीसा में भी विस्तार है, उत्तरी उड़ीसा, और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी जो बस्तर संभाग है उसमें भी कुछ क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। इसके बाद यदि आप देखोगे सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो है उत्तर पूर्वी राज्य, देखेंगे हम। हालांकि 2 ऐसे देश हैं, दो ऐसे यूनियन टेरिटरी और 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप देखोगे शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल है ही नहीं, 0।
तो वो कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? पुडुचेरी और चंडीगढ़। और यदि हम राज्य देखें तो आप देखोगे जो ये वाले हैं, कैन यू सी दिस, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, उत्तर पश्चिमी देश, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये तीन में आप देखोगे कोई भी जनसंख्या को एसटी नहीं घोषित किया गया है। ठीक है, ये जनसंख्या के बारे में है, एसटी के बारे में। अब यदि आप परसेंटेज के टर्म्स में देखोगे तो कैन यू सी दैट ये जितने भी हरे और ये वाले हैं, ये सारे में कैन यू सी दैट जनसंख्या की जो प्रतिशत है, एसटी की परसेंटेज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में है, जहां पर 94% जो है जनजाति लोग रहते हैं। कौन सी जनजाति यहां पर रहती है? मीजो जनजाति। कोई भी चले जाओ मिजोरम में, आपको सभी के सभी आपको मीजो जनजाति के लोग ही मिलेंगे वहां पर, बहुत ही एजुकेटेड। मैं जब जा रहा था, एजोल से थोड़ा सा दूर है एयरपोर्ट, आई थिंक कलिम्पोंग नाम है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द नेम, मेरे को ध्यान नहीं है। तो वो जो मेरा ड्राइवर था, जब मैं एजोल जा रहा था, एजोल से उस एयरपोर्ट का डिस्टेंस करीब करीब 30 किलोमीटर्स है, बट बिकॉज पहाड़ी रास्ता है तो बहुत लंबा समय लगता है, 1.5 से 2 घंटा आपको 30 किलोमीटर्स से कम में लग जाता है, बहुत पहाड़ी इलाका है। तो वो बंदा इतना एजुकेटेड था, वो सारी की सारी कल्चर की बात जानता था, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, मीजो कल्चर के बारे में उसने मुझे इतनी चीज बता दी। तो ये यहाँ के ड्राइवर में आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे ट्राइब हैं, बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं, अपने कल्चर के बारे में जानते हैं और बहुत प्राइड रहते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर आप देखोगे ये सारे राज्य, तो देखो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड में 80% से ज्यादा जो टोटल पॉपुलेशन है वो है कौन से वो है ट्राइबल पीपल। उसके अलावा भी यदि आप देखोगे तो कैन यू सी दैट अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक में नहीं है, वो कौन सा है? वो आसाम है। आसाम में क्यों नहीं है? प्लेन क्षेत्र है, ये हिंदू डोमिनेटेड क्षेत्र है, यहां पर जनजातियां नहीं मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरे क्षेत्र में आप देखोगे एसटी की पॉपुलेशन है, जनजाति की, हर राज्य में 30% से ज्यादा है, असम को छोड़कर। यानी कि 3 में से 1 बंदा आपको जनजाति यानी ट्राइब का ही मिलेगा। वहीं पर यदि आप देखोगे फिर नेक्स्ट में सबसे ज्यादा आता है छत्तीसगढ़ और झारखंड में। बाकी सारे राज्यों में आप देखोगे जो है 10 से 25% में, ये जो है सेंट्रल इंडिया के बाकी बचे राज्य में 25% से कम में जनजातियां हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यदि आप इन्हीं को देखोगे तो कुछ मेजर एरियाज हैं जहां पर ट्राइबल बेल्ट्स हैं, या जहां पर जो जनजातियां हैं मुख्य क्षेत्रों में रहते हैं। सबसे पहला जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और दूसरा है नॉर्थ रीजन। अब देखिए ये वाले रीजन में हमने बात किया है उत्तर और उत्तर पूर्वी रीजन। इसमें क्या है मुख्यतः, यदि मैं आपको बताऊं तो ये वाला क्षेत्र हमने बात किया है। यहां पर कौन सी ट्राइब रहती है? जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में। याद कीजिए हमने बात किया था मोंगोलॉइड रेस के बारे में, और मोंगोलॉइड में कौन सी? पेलियो मोंगोलॉइड रेस। याद कीजिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, लंबी हाइट, लंबी होती नहीं, मीडियम होती है हाइट। उसके बाद गोरी त्वचा, ठीक है, वेरी फेयर। उसके बाद मैंने आपको बताया था एपिक्लेंथिस फोल्ड होते हैं, आंख छोटी छोटी होती है। पेलियो मैंगोलॉइड्स का मैं बात बताया था, इनकी बॉडी में हेयर होती हैं, तिब्बतों में नहीं होते हैं। इनके जो हेयर होते हैं एकदम डेंस होते हैं, वेल स्प्रेड होते हैं, कर्ली नहीं होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और जो फोरहेड होता है अच्छा लंबा होता है। ये सब हमने बात करी है, तो ये वही पैलियो मोंगोलॉइड्स है। और इसके अलावा यदि आप देखोगे तो ये जो उत्तराखंड का और नेपाल का बॉर्डर है, इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? हमने पढ़ा है तेराई रीजन। यहां पर भी बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है जहां पर हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बात कर रहे हैं। तो तेराई रीजन ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। यहां पर टोटल 12% जो जनजातियां हैं यहां पर रहती हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी ट्राइब रहती हैं? ये पेलियो मोंगोलाइड रेस की ट्राइब्स रहती हैं, और बाकी जो है यहां पर बहुत सारी अदर रहती हैं, जैसे कि थारू, बोक्शा। उसके बाद यहां पर इस तरीके से थारू हो गया, गड्डी हो गया, बकरवाल हो गया, ये सारी जनजातियां उत्तराखंड और हिमाचल में रहती हैं। ठीक है, अगला क्षेत्र हम बात करते हैं सेंट्रल एंड ईस्टर्न, यानी कि मध्य भारत और पूर्वी भारत।
इसमें जो है सबसे ज्यादा रहते हैं। इसी में यदि आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो है मेजर रीजन जो हमने बात की, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला क्षेत्र, ठीक है, छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र आ गया, उत्तरी और उत्तर भाग और नीचे सदर्न भाग में, दक्षिण भाग में। फिर महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया। ये सारे जो क्षेत्र हैं यहां पर रहते हैं कौन सी जनजाति? बहुत सारी जनजातियां। अपने क्षेत्र की कोई भी जनजाति का नाम लिख लो, भील लिख लो, गोंद लिख लो, अबुझमारिया लिख लो, राजस्थान के लिखना है तो सहारिया लिख लो, ठीक है, जितनी भी याद आए लिख सकते हो। ये सारी की सारी मध्य भारत और पूर्वी भारत में आएगा। इसी में यदि आप देखोगे तो यहां पर कौन सा है, मैंने आपको बताया था प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था एक रेस, उसके रेस रहते हैं, ठीक है। ये कहां से आए थे? ऑस्ट्रेलिया से आए थे। हम लोगों ने बात किया था इनका भी कद कम होता है, सांवले रंग के होते हैं। और मैंने आपको बताया था भारत में जितनी जनजातियां हैं कुछ को छोड़कर मैक्सिमम प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ही है, ठीक है। तो ये वही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो है वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में आता है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहां पर यदि आप राजस्थान में देखोगे तो सहारिया मिलता है, भील मिलता है, संसी मिलता है। सहारिया आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, इसलिए सहारिया मैंने आपको उसमें भी मेंशन किया था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हो गई। इस ट्राइब्स के बारे में यदि आप देखोगे तो ये भी कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। जितनी भी जनजातियां हैं कुछ को छोड़कर सारी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रहेंगी। जो तिब्बत वाला के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्य, वहां पर मोंगोलॉइड रहेंगी। और दो और मैंने आपको बताया था क्षेत्र में जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और नीलगिरी पे, वहां पर नेग्रिटो रहती हैं। इसके अलावा जितने भी ट्राइब्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण रीजन के। तो दक्षिण रीजन में सबसे बड़ा क्या है? नीलगिरीस। नीलगिरीस में कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? बहुत सारी रहती हैं। यहां पर आपको नेग्रिटो भी मिलेगी, ठीक है। नेग्रिटो मतलब जो अफ्रीका से आए थे, छोटे कट के होते हैं, बिल्कुल सांवले रंग के होते हैं, ठीक है। हमने बात किया था कर्ली हेयर होते हैं, ये वो वाली जनजाति है। यहां पर जो जितने भी दक्षिणी राज्य आएंगे सारे के सारे इसी में आएंगे। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनके आसपास और ऊपर भी यदि आप जाओगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके आसपास जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जितने भी जंगल क्षेत्र हैं, वहां पर जनजातियां रहती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लोगे तो कोटा आ जाएगा, टोडा आ जाएगा, यूरली आ जाएगा। इसके बाद बहुत सारी ट्राइब हैं, जो भी आपको ध्यान आए 3 4 5 नाम याद रखो, लिख लो, बस इतना सही है, ठीक है। यहां पर कद्दूर मैंने मेंशन किया है। रेड्डी आंध्र प्रदेश की इसी में आ जाती है। रेड्डी बहुत ही पढ़ी लिखी ट्राइब है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड एरिया। तो आइलैंड एरिया में भी क्या है? 2 मेजर क्षेत्र हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। यहां पर भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पर्टिकुलर केस है क्योंकि यहां पर 2 प्रकार की ट्राइब रहती हैं। पहली ट्राइब जो है वो आती है नेग्रिटो, लेकिन 2 ट्राइब हैं जो मोंगोलॉइड भी रहती हैं। तो मोंगोलॉइड ट्राइब में 2 ट्राइब हैं, वो है शोम्पेन और निकोबारीस, ठीक है। बाकी जितनी भी ट्राइब है, ग्रेट अंडमानीस, सेंटिनल, ठीक है, फिर जरावा, ओंगे, ये सारी ट्राइब कौन सी है? नेग्रिटो ट्राइब। एक एक 2 2 नाम याद रखना है, परेशान नहीं होना है कि इतने सारे नाम कैसे याद रखें, बहुत सिंपल है, ठीक है। 4 बार पेपर पढ़ोगे, 4 बार ये नाम पढ़ोगे, रेगुलर पेपर पढ़ते रहोगे तो आप देखोगे अपने आप नाम याद रहता है। कुछ समय पहले 2018 में सेंटिनल लीज जो ट्राइब है ये न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी पता? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शाई है, ये लोगों से, बाहर के लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं बनाती है। तो एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन था जो अंडमान एंड निकोबार चले गया और सेंटिनलीज के इलाके में चले गया, तो उसने क्या किया, ये सेंटिनलीज ट्राइब ने उसको मार दिया, ठीक है। और अब ये इंटरनेशनल इशू बन गया था। तो अभी का मतलब है कि इवन ऐसी ट्राइब्स हैं जो बिल्कुल ही कांटेक्ट नहीं बनाती हैं बाहर के लोगों के साथ। वहीं यदि आप देखोगे तो कभी भी अंडमान एंड निकोबार का वीडियो सर्च करना यूट्यूब में, तो जो नॉर्मल ट्राइब मिलेगी आपको वो आपको जरावा दिखेगी। तो वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग, ठीक है, फूल पत्ती के कपड़े पहने रहते हैं, वो है जरावा ट्राइब,
ठीक है, आपको दिखेगा कि ये सबसे ज्यादा ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं सारे के सारे लोगों को। जितने भी बाहर वाले लोग आते हैं जरावा के साथ फोटो खींचते हैं, और कोई उनके साथ पोस्ट कर रहा है, कोई उनके साथ डांस कर रहा है। आजकल तो इंस्टाग्राम के जमाने में लोग ये सब बहुत कर रहे हैं। वो ट्राइब है आपको जरावा। यानी कि हर कम्युनिटी क्या है, अपने लेवल का कल्चर है। कोई बाहर वालों के लिए ओपन है, कोई बिल्कुल ही क्लोज है। ठीक है, ये है बेसिक। अब देखिए, इसी में मैं आपको, यदि इसको हम ज्योग्राफी की बात करें तो क्या हम इसको मैप के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम मैप के जरिए कोशिश करेंगे कि इसको बना दें। तो जैसे कि मैं बोला हूं, कभी भी आपको बनाना है तो मैप तो जरूर बनाना है ऐसे क्वेश्चन में। तो क्या हम बता सकते हैं कि यदि हम ईस्टर्न पार्ट में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बेल्ट कौन सी होगी? ये वाला क्षेत्र। ये कौन सी है? ये हो गई नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। ठीक है, ये हो गई। ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिमी ट्राइबल बेल्ट, या इसको ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट बोल दो। ये जो हो गए, ये वाला सारा क्षेत्र कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल बेल्ट इसको बोल दो। फिर याद कीजिए, हमने वेस्टर्न पोर्शन में बात करी है। वेस्टर्न पोर्शन में ये वाला क्षेत्र आएगा। यहां पर कौन सा पर्वत है? यहां पर है अरावली का पर्वत। इसी क्षेत्र में थोड़ा सा पर्वत है, तो यहां पर वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट। ठीक है, पश्चिमी जनजातियां का बेल्ट। इसके बाद दक्षिण में यदि हम बात करेंगे तो यहां पर ये सदर्न ट्राइबल बेल्ट हो गया। यदि हम अंडमान एंड निकोबार में देखेंगे तो ये आइलैंड ट्राइबल बेल्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिमालयन ट्राइबल बेल्ट। तो क्या हम मैप के जरिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेबल कर दीजिए, फिगर के नीचे लिख दीजिए मैप शोइंग वेरियस ट्राइबल बेल्ट्स इन इंडिया। तो आप जो ये आंसर लिखोगे ना, तो अपने आप सारी क्लैरिटी हो गई। सारी जो डिटेल्स है आपने ऊपर मेंशन कर दी, और बाकी जो ऐसा मैप करके आपने लेबल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि हम देखिए परसेंटेज के टर्म्स में हमने बात करी, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन कहां पर है? परसेंटेज में मिजोरम में। बाकी सब हमने कहां पर देखा? नागालैंड मेघालय में, जो है ब्लू कलर का था, याद है? 80% से ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहां पर आबादी कम है। तो यदि हम आबादी के टर्म्स में बात करें, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा है। वहीं पर यदि हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म है। वहीं पर ओवरऑल आबादी के टर्म्स में कहां पर है? दादरा एंड नगर हवेली। पूरे के पूरे मैक्सिमम लोग जो हैं आप देखोगे यहां पर जनजातियां ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में एक स्पेशल कैटेगरी है, वो है पीबीटीजी, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। अब देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, कोई भी ग्रुप होता है, जैसे कि आप अपने घर में देखे होंगे, ये मान लो आपका घर है। अब ये घर है तो जो भी कास्ट है वो कास्ट में सब सिमिलर रहते हैं कि नहीं? सब एक ही कास्ट के हैं। लेकिन आप देखोगे, एक मान लो ये आपकी फैमिली है, ये पापा की फैमिली है, ये चाचा की फैमिली है। ठीक है, उसके बाद आप ले लो ये बड़े पापा की फैमिली है, ये एक और किसी की फैमिली है। ठीक है, मान लो ये भी चाचा नंबर 2 की फैमिली है। तो आप देखोगे, हो सकता है कोई फैमिली बहुत ज्यादा रईस हो। ठीक है, कोई फैमिली आप मान लो बहुत ही ज्यादा पुअर हो। ठीक है, तो एक फैमिली में भी बहुत सारे अंतर होते हैं, होता है कि नहीं? हमारे ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे एक ही क्रीम लेयर में आ जाते हैं। सब अलग अलग वर्ग में है, सबकी जो आय है अलग होती है। ठीक है, ऐसा ही होता है समाज में भी। तो यदि कोई हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, तो क्या अनुसूचित जनजाति में सब कोई ऐसे एक ही लेवल पर है? नहीं है। समाज एक्चुअली वर्टिकल होता है, यानी कि हर जो सामाजिक तत्व के लोग मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच हैं, कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा पुअर हैं। अब यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल तौर पर बात कर रहा हूं, लेकिन क्या फाइनेंशियल तौर को मैं अदर इकोनॉमिक और सोशल सेगमेंट्स में भी एक्सटेंड कर सकता हूं? क्या इसमें मैं सामाजिक तत्व और आर्थिक तत्व की बात कर सकता हूं? तो यहां पर कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड होंगे, और वहीं पर कुछ ऐसे लोग होंगे
जो बहुत ही ज्यादा पुअरली डेवलप्ड होंगे, वेरी लेस डेवलप्ड। तो ऐसा ही कुछ पाया गया एसटी के केस में भी। अब ये सरकार के लिए चिंताजनक विषय है। क्यों है ये बात समझिए, क्योंकि एक तो ये पूरा का पूरा जो वर्ग है एसटी का, ये काफी ज्यादा बैकवर्ड है कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर 1। लेकिन उसमें भी यदि आप देखोगे कुछ जो बहुत ही नीचे रहते हैं, बहुत ही कम विकसित हैं, तो हो क्या रहा था कि जो बहुत ज्यादा विकसित हैं वो सारे के सारे फायदे ले रहे थे एसटी कम्युनिटी का। होता क्या है, मान लीजिए आपने देखा होगा कुछ ट्राइब्स ऐसी होती हैं, जैसे आप राजस्थान की एक ट्राइब देखोगे मीना, तो इन्होंने रिजर्वेशन का बहुत ही अच्छा फायदा उठाया है। इनकी कम्युनिटी के आपको बहुत सारे लोग डॉक्टर दिखेंगे, आईएएस दिखेंगे, पीसीएस में एसडीएम वगैरह दिखेंगे, सब दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही लेकिन कुछ कम्युनिटी है, जैसे आप छत्तीसगढ़ के उठा लो, कुछ कम्युनिटी मान लो अबुझमार या कम्युनिटी है वो उठा लो, मारिया कम्युनिटी है, बिल्कुल पिछड़े हुए लोग हैं यार, खाने पीने के लिए नहीं है, घर पे रहने के लिए छत नहीं है, ये बहुत पिछड़े लोग हैं। तो क्या इतने जो विकसित लोग हैं जिनके फैमिली में कोई डॉक्टर है, कलेक्टर है, और ऐसे लोग जिनके पास खाने की भी छत नहीं है, दोनों एक ही कम्युनिटी में एक ही वर्गीकरण में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इस वजह से सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1960 में एक समिति बनाई थी, उस समिति का नाम था धेबर समिति, ठीक है, धेबर कमिटी। इस समिति ने क्या किया, इस समिति ने अलग अलग लेवल पर वर्गीकरण किया, और जो सबसे नीचे जो थी, ये दिख रहा है, जो पूरे के पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब में, अनुसूचित जनजातियों में जो सबसे नीचे जो रहते थे, जिनका आर्थिक और सामाजिक विकास में सबसे ज्यादा पिछड़े लोग थे, उन्हें इन्होंने कहा पीटीजी, यानी कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, आदिम जनजातीय समूह। फिर क्या हुआ, 2006 में इसको रीनेम कर दिया गया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से इसे रीनेम क्या कर दिया गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। कमजोर किस लिए, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास है, बहुत कम हुआ है, सामाजिक तत्वों में ये बहुत ज्यादा पीछे हैं, अभी भी इनमें भूखमरी की समस्या बहुत ज्यादा है, और जितनी भी जनजातियां की समस्या है वो तो है ही, लेकिन और बड़े स्तर पर ये उन समस्याओं को झेल रहे हैं। बात समझ में आई? अब यदि हम देखें तो टोटल आज की डेट में 75 ऐसी कम्युनिटी है जो पीवीटीजी के रूप में आइडेंटिफाई की गई हैं, जो 18 राज्यों में और 1 यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। अब इनकी आप जनसंख्या देखोगे तो हो सकता है कुछ की जनसंख्या बहुत छोटी है, जैसे आप ग्रेट अंडमानीज देखोगे तो मात्र 50 लोग बचे हैं, वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख से भी ज्यादा हैं, यानी कि आप गोंड कम्युनिटी को देखोगे तो इनकी जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है। तो इस बेसिस में क्या जनसंख्या एक क्राइटेरिया है कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के बेसिस में किसी को पीवीटीजी डिफाइन किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनको किस विशेषताओं की वजह से पीवीटीजी के रूप में डिफाइन किया गया है। तो ये विशेषताएं मेंशन की गई थी कौन सी समिति के द्वारा? धेबर समिति के द्वारा, ठीक है। इस समिति ने ही सबसे पहली बार पीटीजी, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, डिफाइन किया था, जिसे बाद में 2006 में पीवीटीजी के रूप में बता दिया गया। तो सबसे पहले प्री एग्रीकल्चरल सिस्टम, यानी कि अभी तक इन्हें खेती करना भी नहीं आता, तो ये किस पर निर्भर है? ये हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। अभी तक अपने जो हंट करके ये खाना खाते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान तक मूव करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो जनसंख्या में वृद्धि है बहुत ही कम है, या हो सकता है जनसंख्या क्या है, कम हो रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है, या जनसंख्या में बहुत ही कम वृद्धि है, या जनसंख्या में गिरावट हो रही है। फिर उसके अलावा आप देखोगे इनमें जो साक्षरता का दर है बहुत ही कम है, यानी कि जैसे हमने देखा 59% ट्राइबल्स में साक्षरता का दर है, इनकी जो साक्षरता दर आप देखोगे 10%, 5% इस तरीके से होती है, बहुत ही ज्यादा कम। ये जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं के बेसिस में 75 ग्रुप्स को पीवीटीजे के रूप में आइडेंटिफाई किया है। जब हम छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तो हम इन छत्तीसगढ़ का भूगोल में भी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ कम्युनिटीज को पीवीटीजी में डिफाइन किया गया है, वो हमें पढ़ना है, इसी वजह से मैंने आपको पीवीटीजी भी कवर करा दिया है, ठीक है। अब इनके विकास में बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या आप सोच सकते हो क्या क्या चुनौतियां हैं इनके विकास में? यदि हम चैलेंजेस की बात करें
तो सबसे पहला चैलेंज यदि हम बात करते हैं, इनको कोई भी बेसिक सर्विसेज मिली है क्या? ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी लेस डेवलप्ड, बहुत ही कम विकसित कम्युनिटी है, तो इनकी साक्षरता दर बहुत कम है, नंबर 1। इनका जो स्वास्थ्य है बहुत ही कमजोर है, ठीक है। ये कारणों से इन तक सेवाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यदि हम करें तो इनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या इनके तरफ से, इनके ग्रुप से कोई नेता बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, राजनीति में जो इनका रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से इनके मुद्दों को कोई समाज में उठाएगा? नहीं उठाएगा। दूसरी बात, और आगे हम बात करें तो क्या इनके नंबर बहुत ज्यादा हैं? नहीं है। तो यदि नंबर ज्यादा नहीं रहेगा तो क्या ये सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि इनके मुद्दों को या इनके ऊपर ज्यादा पैसा लगाओ? नहीं लगा सकते। कोई भी बिजनेस क्लास हो, डॉक्टर्स का एक आईएमए का ग्रुप है, इनके खिलाफ कोई भी सरकार नीति बनाता है, डिसीजन लेता है, तो ये क्या करते हैं? अपने नंबर्स की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर सरकार को दबाव, सरकार पर प्रेशर डालते हैं। इसको बोलते हैं लॉबिंग करना, ठीक है। सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुरूप नीतियों को बनवाते हैं, लेकिन इनका नंबर कम है तो सरकार पर यह दबाव डाल नहीं सकते। इसके अलावा यदि आप देखोगे, इनका जो एजुकेशन, शिक्षा का दर है वो क्या है? क्या ये स्कूल में भेजते हैं? नहीं भेजते हैं। तो अभी भी जो एजुकेशन करते हैं वो प्रिमिटिव तौर पर जो डेली सर्वाइवल स्किल्स पे चाहिए रहती है, उन एजुकेशन पे करते हैं। क्या उस शिक्षा स्तर से ये कोई अच्छा जॉब ले सकते हैं जिसमें ये वेल पेड रहे, जो आगे विकास कर सके? ये नहीं कर सकते। तो ये मुख्यतः कौन से लेवल पर, यदि हम इनका बात करेंगे, इनका जो ऑक्यूपेशन है, कहां ये रोजगार रहेंगे, तो ये क्या रहेंगे? ये फॉरेस्ट रिलेटेड ही सब चीजों में रोजगार करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड गुड्स प्रोवाइड करना, ठीक है, लकड़ी हो गई, फिर नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, गैर लकड़ी से जो रिलेटेड जो वन उत्पाद रहते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेच के कमाई करेंगे। दूसरी बात यदि हम बात करें, एक जो मेजर चैलेंज है कि क्या ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन में सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र प्रभावी हो रहे हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर जंगल ज्यादा है, जंगलों में आग लग रही है, इनके पास बेटर सुविधाएं नहीं है, नई नई बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये मेजर चैलेंजेस है। इसके अलावा अभी भी ये क्या है, लोगों से कांटेक्ट बनाने में, जो हमारे समाज से कांटेक्ट बनाने में ये अभी भी हिचकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या है इनके विकास में करने के लिए। ये हमारे यहां आके काम नहीं करना चाहते, हमारे शैक्षिक जितने भी संगठन है उसमें उससे शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाह रहे। तो ये बड़े चैलेंजेस हैं जो इनके विकास के लिए आ रहे हैं। इसी वजह से आप देखोगे सरकार ने पीवीटीजी ग्रुप के लिए बहुत सारी स्पेसिफिक स्कीम निकाली है। जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे तो सारी की सारी स्कीम्स हम एक साथ पढ़ेंगे, उस समय मैं आपको डिटेल करूंगा, ठीक है। स्कीम्स में अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि वो हर साल चेंज होते रहती हैं। ये जो सिलेबस है ये मोटा मोटा सिमिलर रहता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रहता है, इनमें आपको अपडेट करने की कम जरूरत रहती है। स्कीम्स आपको हर बार चेंज करते रहना पड़ेगा, इस वजह से मैं एक साथ करंट वाली चीजों को कराऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी का सिलेबस है वो खत्म हो चुका है। भारत का, इंडिया की ज्योग्राफी खत्म हो चुका है, ठीक है। ये एक अच्छा अचीवमेंट है, हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में किया है। यदि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को आपको चाहिए कि मैं फिर से पढ़ाऊं या कुछ और डिटेल में जानना चाह रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक क्लास रख सकते हैं। आप मुझे अपने डाउट्स मैसेज कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से कोई इंटरैक्शन स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, फिर हम उसमें भी आगे हेल्प कर सकते हैं और उसको सॉर्ट आउट करके नेक्स्ट टॉपिक में मूव करूंगा, ठीक है। अभी एक और बात है कि अभी कुछ समय से मैं इस वीक में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूं कुछ और प्रायर कमिटमेंट्स के कारण। तो आई हैव डिसाइडेड कि अभी इस क्लास के बाद मैं दूसरी जो टॉपिक है वो अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। एक वीडियो मैं अभी कुछ दिन के लिए अपलोड करूंगा, विच वुड बी जो पेपर 7 वाला है वो हम
कंटिन्यूस बेसिस में उसे अपलोड करेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीच बीच में हम एक दो आंसर राइटिंग का ज्योग्राफी के भी ले लेंगे ताकि और ज्यादा खत्म कर सकें, अच्छे से कर सकें, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। इसी के साथ बहुत ही जल्दी मैं प्रीलिम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बैंक भी आपको दूंगा, उसके लिए मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।